आज हम एनसीईआरटी के इतिहास की सीरीज में कक्षा 7 के इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 7 की जो एनसीईआरटी की सीरीज है ये मध्यकालीन भारत के इतिहास की श्रेणी में आता है और जो कक्षा 6 के इतिहास है वो प्राचीन भारत के इतिहास सीरीज में आता है। तो कक्षा 7 की जो पूरी एनसीईआरटी है ये प्रत्येक अध्याय के बाद ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को मिलाकर पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी की नोट्स है जो महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। जहाँ पर अध्याय 1 है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, जहाँ पर हम आज मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे, मानचित्र क्या है, और उसके साथ साथ भाषा और शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या है, मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह क्या है, माने 700 से और 1750 के बीच हजारों वर्षों को जो इतिहास का उसका अध्ययन कैसे करना है, राजपूत को, क्षेत्र और साम्राज्य को, पुराने और नए धर्म के बारे में, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करने जा रहे हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही अहम, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। एक एक करके आप जुड़े रहिएगा और इसकी जो पीडीएफ है वो ई लर्निंग विद दुर्गेश की ऐप पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर भी जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा और इतिहास के एनसीईआरटी सीरीज में इसके अंत तक बने रहेगा कि जो सरकारी नौकरी की सीढ़ी है वो एनसीईआरटी से होकर गुजरती है। अगर आप सरकारी नौकरी का सपना सजोए हैं तो आप ये मान चलिए आपको एनसीईआरटी के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए हम तथ्यों की शुरुआत करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ये चैप्टर छोटा है जहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रारंभिक मानचित्र। तो अल इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का हिस्सा है, दुनिया के नक्शे का हिस्सा है। आप इसे देखिए, पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। ये एनसीईआरटी का नक्शा है और यह नक्शा बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बताता है और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से क्या समझते हैं। अल इद्रिसी का बनाया हुआ ये दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, ये पूरी दुनिया के नक्शे का हिस्सा है। आप इसे भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके थियरी को पढ़ेंगे। मानचित्र 1, अरब भूगोलवेत्ता अल इदिरसी ने 1154 में बनाया था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि अल इदिरसी कहाँ का था, तो ये अरब का भूगोलवेत्ता था, 1154 में इन्होंने बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता भी है। इस समय चीज़ों की जानकारी का अभाव था और मानचित्र बनाने की पुरानी तकनीकी थी, जिसके कारण ये मानचित्र उल्टा दर्शाया गया। जो मानचित्र है ये उल्टा दर्शाया गया है। अल इदिरसी के नक्शे में दक्षिण भारत का उस जगह है जहां हम उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज। अब यहाँ पे देख पाएंगे मानचित्र तो है लेकिन ये उल्टा मानचित्र है। आप इसे एक बार देख पाइए, एक बार इसे आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आप सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सब कुछ सही है। यहाँ पे कि अभाव था जिसके कारण मानचित्र उल्टा दर्शाया गया है। अल इदिरसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पे है जहाँ हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे। श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे और देख पाएंगे। ठीक है, उल्टा है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब मानचित्र दूसरे की तरफ, मतलब ये जो दूसरा मानचित्र है इस मानचित्र की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब मानचित्र दो क्या कहता है, ये फ्रांसीसी मानचित्रकार गिलाम द लिस्ल ने 1720 में बनाया था। इस समय मानचित्रकार बनाने का तकनीक में काफ़ी बदल गई थी। ये मानचित्र अल इदिरसी के मानचित्र से लगभग 600 वर्षों बाद बनाया गया। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। यह मानचित्र आधुनिक मानचित्र से अत्यधिक मेल खाता है क्योंकि प्रारंभिक वर्षों में बने नक्शे में जानकारी का अभाव होने के कारण प्रारंभिक नक्शों से सटीकता का अभाव पाया गया है। इसके विपरीत 18वीं शताब्दी की शुरुआत में बने मानचित्र पुराने मानचित्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सटीक थे क्योंकि इस समय पर्याप्त जानकारी उपलब्ध थी। तो एक बार फिर से मानचित्र दूसरा आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये दूसरा मानचित्र है जो ये बनाया गया था 1720 में, फ्रांसीसी मानचित्रकार गिलाम द लिस्ल ने। ठीक है, तो आप इसे देख पाएंगे, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। वैसे आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रह सकते हैं, जहाँ पे सभी क्लास की लिंक नोटिफिकेशन आपको क्रमवार मिलती रहेगी। अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं से मिलते हैं। जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं ये कई तरह के भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। जिससे उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हम ऐसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। जहाँ मैं कट कर देता हूँ उसका मतलब वहाँ पे शब्दों में त्रुटि है, वर्तनीय अशुद्धि है या मात्रात्मक त्रुटि है।
उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, दिल्ली के जो सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट रख लें आप लोग। हिंदुस्तान जब दक्षिण भारत के समावेश में कभी नहीं हुआ, हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत के समावेश में कभी नहीं हुआ। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। अब हम और आगे चलते हैं। मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समय समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। विदेशी का आज अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में माने किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समय समाज या संस्कृति का अंग न हो, वह सब विदेशी कहलाते थे। तो सोचिए, विदेशी शब्द का भी क्या अलग अलग मतलब हो गया। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी भी नगर वासियों के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे को वेब के लिए विदेशी नहीं होते थे। इसलिए किसी भी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के वेब के लिए विदेशी नहीं होते थे। ठीक है, अब हम इतिहास के स्रोत की बात करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास की सीरीज को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्न उत्तर पर भी हम लोग फोकस करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब है इतिहास के स्रोत क्या क्या थे। ये प्राचीन इतिहास सीरीज में हम लोगों ने पढ़ लिया। ये कक्षा 7 की जो एनसीईआरटी सीरीज यहाँ भी हम लोग पढ़ रहे हैं। माने इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उसकी खोज की प्रकृति क्या है, उसे देखते हुए अलग अलग तरह से स्रोतों का सहारा लेते हैं। इतिहासकार इस काल में के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य माने भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। लिपि या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रति विकृत बनाते थे। तो यहाँ पर कई चीज़ें आपके सामने आ गई हैं कि इस युग में प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ने लगी। इसका कारण था कागज सस्ता हो गया, बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। अब लोग जो थे धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेख, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब, कर, खाते लिखने में इसका प्रयोग करने लगे, पढ़ने में इसका प्रयोग करने लगे, समझने में इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। धनी व्यक्ति जो थे, शासक जो थे, वो क्या करते, धन, मठ, मंदिर, पांडुलिपियाँ भी एकत्रित किया करते थे। लिपि किया, जिसे नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रति बनाते थे। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई इतिहास के स्रोत में क्या क्या थे। अब जो इन पांडुलिपियाँ थी, अब यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ इनका उपयोग भी कठिन है। अब नए समाज और राजनीतिक समूह पर हम बात करते हैं। 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए इस पूरे काल में बड़े पैमाने और उनके तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर और नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में अग्निशास्त्र, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। ठीक है, लेकिन नोट्स संबंधित इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं आप लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे, तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो विचार भी साथ लेकर आए। मैंने जो बाहर से आते थे वो फसलों के साथ साथ अपने विचार भी साथ लेकर आया करते थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल
रहा। अब इसके साथ साथ हम और तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं और तथ्यों को पढ़ने का। अब हम इसके आगे देखेंगे इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड से झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा, अपना भाग्य गढ़ने से वेब के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। अब हम पढ़ेंगे राजपूत। ठीक है, इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकलता है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण में होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द वेब के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेना में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम, स्वभावी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से के महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ मुख्यतः लिपको और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया था। अब हम बढ़ेंगे क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। अब यहाँ पर है इस काल में राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबल 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गज्जन तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि 700 तक कई क्षेत्रों पे अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी भाषा और संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। तो यह क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में था। अब पुराने और नए धर्मों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। यह टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा। इतिहासकार जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों का आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इस परिवर्तन में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों को बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों को बड़ा आदर होता था। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों को बड़ा आदर होता था। यही युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत के 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह सत्ता को स्वीकार करते हैं। इस्लाम विद्वान, धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों उलेमा को संरक्षण देते थे। इस्लाम के अनुयायी में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब तथा कुछ सुन्नी थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। यह आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। और अगर हम बात करें, खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामिक न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनकी और साफई ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। ऐसे धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। अब एक अंतिम टॉपिक है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते, बल्कि कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप MCQ सीरीज पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको नए नए शब्दों के भंडार भी मिलते जाएंगे।
यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता था और अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी अपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इस साल के इतिहास को प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इस साल के इतिहास को प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों में वेब विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों वेब उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, यूरोप से व्यापारिक कंपनियों व कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर कक्षा 7 के एनसीईआरटी का जो लेसन पहला था, हजारों वर्षों के दौरान परिवर्तन की जो पड़ताल थी वो हमने पूरा पढ़ लिया। आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके सलूशन पर फोकस करते हैं। इस एनसीईआरटी के जो किताब है उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। ये ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का सीरीज, और ये जो है एक तरह से देखा जाए तो न्यू एनसीईआरटी का हिस्सा है। वीडियो को शेयर जरूर करेगा, चाहे इस वीडियो को फेसबुक या यूट्यूब पर कहीं भी देख रहे हैं। अब एनसीईआरटी सलूशन की बात करें तो पहला प्रश्न है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता? अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? कमेंट करके बताइएगा। मैंने आज पढ़ाया सीरीज में और आप लोगों ने भी पढ़ा है। मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समय समाज या सांस्कृतिक अंग न हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी भी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो व्यक्ति अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अब नीचे दी गई बातों को सही या गलत के रूप में बताना है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, एक एक करके हम लोग चलते हैं और इसकी सलूशन भी इसमें है। सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते। 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते। कमेंट करके बताइएगा सही है गलत। हाँ सही है। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। बताइए सही है। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। ये भी सही है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर, कश्मीर का शासक था। गलत। तो यहाँ पे 3 सही है और 1 गलत है। इसका उत्तर भी आगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका उत्तर भी दिया गया है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे उत्तर भी दिया गया है। अभिलेखागारों में रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे? तो यहाँ पे देखिए दस्तावेज, पांडुलिपियाँ और कार्यालयी कागज ये कहाँ रखे जाते थे? अभिलेखों में रखे जाते थे। ये पहले का उत्तर हो गया। जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। तो यहाँ पे भरा जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। यहाँ पे देखिए महाद्वीप में इस काल दौरान लाई गई नई फसलें थी आलू, मक्का, मिर्च और चाय काफी। इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें भी थी, जिसका उत्तर आपको यहाँ पे दिया ही गया है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, इस काल में कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तन की तालिका दें। तो आप कमेंट करके बताइए क्या क्या परिवर्तनों की तालिका है। तो मुख्य रूप से इस काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के परिवर्तन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्र बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसल उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में है। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा नोट्स ही आप ले सकते हैं। 6 से लेकर 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी आपके लिए है। एक और प्रश्न है जो पृष्ठ संख्या 15 पर है। इस काल के दौरान कुछ धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दे। इस काल के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन हैं। हम जिन्हें हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में कुछ नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा के चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और ही बढ़ गया। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में है। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे
प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, जिस तरह पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस युग में इस्लाम धर्म की भी 7वीं शताब्दी में परिवर्तन के रूप में भारत आया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कुरान है। ठीक है, आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला। तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ समय पहले भारत और इंडिया को लेकर एक माहौल पूरे देश में बना था, तो वहीं पर यह भी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदलता है। समय के साथ सूचनाएं भी बदलती रहती हैं, जो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है होगा। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं से मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के स्थित इलाकों से था। इसके विपरीत 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो, अमर खुसरी जो दिया है यहाँ शायद अमीर खुसरी होगा, अमर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। एक है आपके सामने, जातियों के मामले में कैसे नियंत्रित किए जाते थे। जातियों के मामले में कैसे नियंत्रित किए जाते थे। जातियों के मामले में लिखित प्रकार नियंत्रित किए जाते थे। उन्हें अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिससे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव में रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों में मुखियाओं का भी शासन होता था। अगला प्रश्न है, सर्वक्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। सर्वक्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों से मिलकर बना है, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। ये क्षेत्र विशिष्ट राजवंशों से संबंधित थे। इन पर कई छोटे बड़े राज्यों का भी शासन चलता रहा। इस प्रकार कक्षा 7 के इतिहास का लेसन जो पहला था वो यहाँ पे समाप्त होता है। पहले हम लोगों ने थियरी पढ़ा, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल, उसके बाद इसके एनसीईआरटी के प्रश्नों को पढ़ा, उसके सॉल्यूशन को पढ़ा। अगर आपको वीडियो बेहतर लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा जिसको जहाँ भी देख रहे हैं। ये मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में, और आप सभी अपने सभी साथियों तक इसको पहुँचाइएगा। और टेलीग्राम पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश जुड़िए। अगला अध्याय हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जहाँ पर हम इसके सभी तथ्यों को पढ़ेंगे। आप विदेशी का मतलब क्या समझते थे, मध्यकालीन भारत के इतिहास में कमेंट करके बताइएगा। नोट्स संबंधी अगर कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर आप सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी नोट्स PDF फॉर्मेट में भी आपको उपलब्ध हैं। और अगर चाहते हैं सभी नोट्स 6 से 12 तक पढ़ें तो ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर जाइएगा। वहाँ एनसीईआरटी की सभी नोट्स कक्षा 6 से लेकर 12 तक की हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सभी मित्रों तक साझा करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे हम आपके लिए फिर से इसकी एक नई सेशन, एक नई सीरीज भी लेकर आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।